तो आज हम फ्रिक्शन चैप्टर के सारे फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले आपने फ्रिक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि हम इस वीडियो में चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ चीज़ों को दिखाएंगे। मतलब बस फॉर्मूला दिखा देंगे और थोड़ा सा समझा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, फ्रिक्शन दो तरीके का होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम डायनेमिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है 0 से लेकर म्यू एस इंटू एन तक। यहाँ पर n जो है वो नॉर्मल वैल्यू है और म्यू एस जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये वेरिएबल होता है, मतलब ये एडजस्टेबल होता है। ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एन क्या है? नॉर्मल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एन। यहाँ पर जो म्यू के है वो है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, एन जो है वो है नॉर्मल। ठीक है, चलिए अब इस ग्राफ को भी देख लेते हैं। देखो, वाई एक्सिस पर लिया हमने फ्रिक्शन फोर्स, एक्स एक्सिस पर लिया हमने अप्लाइड फोर्स। ठीक है, मान लीजिए ये ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक पर हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया। जब हमने इस ब्लॉक पर कुछ फोर्स अप्लाई किया तो इस पर शुरुआत में जो फ्रिक्शन लगा उसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडी रेस्ट पर होती है। ठीक है, तो देखो शुरू में क्या लगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। और हमने बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है, तो ये एडजस्टेबल है। ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया। और मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे ही हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया उसके बाद डायनेमिक फ्रिक्शन मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ गया। और फिर जैसे ही बॉडी मूव करने लगी तो लगता है डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बस ये ग्राफ्स को आपको इसलिए समझाना था कि जब तक बॉडी रेस्ट पर होती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, जैसे ही बॉडी मूव करने लगती है तो डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, और आप एक चीज़ ध्यान रखना कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए देखो, म्यू के एंड म्यू एस डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, ये क्वेश्चन की तरह दिया जाता है आपको, लेकिन मैंने इसका भी फॉर्मूला बना दिया है क्योंकि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखो, एक टेबल है। इस टेबल पे एक ब्लॉक रखा है m1, यहाँ पर एक ब्लॉक लटका रखा है m2 और ये पुली से होकर इन दोनों की कनेक्टिंग रस्सी जा रही है। ठीक है, अब m1 जो ब्लॉक है वो चल रहा है a एक्सेलरेशन से, m2 जो ब्लॉक है वो भी चल रहा है a एक्सेलरेशन से, और यहाँ पर जो टेंशन है वो है t। यहाँ पर जो टेंशन है वो है t। तो अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि क्या एक्सेलरेशन है m1 का और m2 का, वो कितनी टेंशन लग रही है। ठीक है, और इस टेबल के और m1 ब्लॉक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू के। ठीक है, चलिए तो देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है m2g, लटकने वाला m2 है, m2g माइनस म्यू के g m1 अपॉन m1 प्लस m2। टेंशन का फॉर्मूला है m1 इंटू m2 ब्रैकेट 1 प्लस म्यू के इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। एज इट इज आप रट लो, ऑप्शन में मिल जाएगा, टिक मार देना। या फिर अगर आपने फ्रिक्शन को बहुत डीपली पढ़ा है तो आप इसको आसानी से निकाल भी सकते हो। अगर डीपली नहीं पढ़ा है तो बेहतर यही है आप इन फॉर्मूलों को रट लो। ठीक है, चलिए अब देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन की कुछ बातें हैं। वो क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन बॉडी व्हेन इट इज एट रेस्ट एंड हैज़ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, ये वही बात कह रहा है कि जब तक हम मान लीजिए किसी ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हैं तो ब्लॉक एकदम से नहीं चलता, क्योंकि उस वक्त स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है। ठीक है, चलिए, और स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल। ठीक है, वही बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर म्यू एस इंटू एन तक होती है, तो इसकी वैल्यू सेल्फ एडजस्टेबल होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक दूसरा क्वेश्चन का सिनेरियो है।
दूसरा क्वेश्चन का सिनेरियो क्या कहता है, मान लीजिए एक ट्रक है या बस है, ठीक है। अब ये बस रोड पर जा रही है और इस बस का एक्सेलरेशन है a मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्लॉक रखा है उसका मास है m, ठीक है। अब ये बस या ट्रक की या कार की कितनी स्पीड हो, मतलब कितना एक्सेलरेशन हो, इस बस का या कार का या ट्रक का कितना एक्सेलरेशन हो ताकि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे, तो वो एक्सेलरेशन होना चाहिए g/μ। म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखो ब्लॉक और इस ट्रक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उसको कहेंगे म्यू, ठीक है। अब ये भी एक क्वेश्चन की तरह दिया जाता है, लेकिन बहुत फेमस क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको फॉर्मूले की तरह बताया है, ठीक है। अब अगर आपने वही बात है फ्रिक्शन को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, आपको पता है ये कहाँ से आया है, अगर नहीं पढ़ा है तो रट लो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो एक थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बहुत फेमस प्रॉब्लम है ये भी, ठीक है। ये प्रॉब्लम देखो, ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है। अब एक चेन है, उस चेन की लेंथ है l, उस चेन की लेंथ है l और चेन का मास है m। हालांकि मास किसी काम में नहीं आएगा, लेकिन मैंने लिख दिया है कि चेन का मास है m, चेन की लेंथ है l। चलिए अब कितनी लेंथ उस चेन की हम टेबल से लटका दें ताकि ये पूरी चेन रेस्ट पर रहे। अब देखो मान लीजिए हमने कुछ चेन टेबल के नीचे से लटकाई, ठीक है। अब इस पूरी चेन का मतलब ये जो लटकी हुई चेन है इसका कुछ मास होगा, जब इसका कुछ मास होगा तो नीचे एक फोर्स लगेगा जिसका नाम है mg, ठीक है। अब अगर ये फ्रिक्शन लेस सरफेस होता तो चेन तो पूरी नीचे को चली जाती, लेकिन ये फ्रिक्शन फुल सरफेस है, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन है तो यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन लगेगा, जाहिर सी बात है। इस mg को टैकल करने के लिए फ्रिक्शन रोल में आएगा, ठीक है। तो बस क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि क्या मैक्सिमम लेंथ हो चेन की, मतलब x की क्या मैक्सिमम वैल्यू हो ताकि ये पूरी चेन रेस्ट पर हो, ठीक है। चलिए अब देखो इस पूरी चेन का लेंथ l थी तो x लटक गई तो टेबल पर कितनी लेंथ की चेन रही l-x, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, ठीक है। चलिए तो जो x लेंथ है उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे बनता है μ/μ+1 इंटू लेंथ ऑफ द चेन। फिर से कितनी चेन लटकनी चाहिए उसका फॉर्मूला बनता है μ/μ+1 इंटू कैपिटल L, मतलब कैपिटल L क्या थी, लेंथ ऑफ चेन, ठीक है। चलिए अब देखो कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, एक होता है फ्रिक्शन, एक होता है नॉर्मल, ठीक है। चलिए अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और अभी हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है। चलिए अब देखो ये एक ब्लॉक है जिसका मास है m, हम मान लेते हैं, ठीक है। वैसे हमने यहाँ पर मान लिया है इसका मास है m, ठीक है। अब ये एक ग्राउंड पर रखा है, जब ये ग्राउंड पर रखा है और हमने इस पर कुछ फोर्स अप्लाई कर दिया है, मतलब हम इसे इधर की तरफ खींच रहे हैं, तो इस पे एक तो फोर्स लगेगा इसके मास का, वो है mg ग्रेविटेशनल फोर्स, एक फोर्स लगेगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और अगर हम अप्लाई फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, ठीक है। चलिए अब देखो इधर नॉर्मल फोर्स है, इधर फ्रिक्शन फोर्स है, तो इसका कुछ नेट इस तरफ आएगा। और मैंने बताया था नॉर्मल और फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो ऊपर नॉर्मल इधर फ्रिक्शन, तो कुछ इसका रिजल्टेंट आएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब नॉर्मल से जो रिजल्टेंट का एंगल बनता है लैम्डा, उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ध्यान में रखना। और इसकी वैल्यू होती है tan लैम्डा इज इक्वल टू μs। μs क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कुछ नहीं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो नॉर्मल लगेगा इधर, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर, इसका रिजल्टेंट होगा इधर। तो नॉर्मल की और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल होता है उसी को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी μs के बराबर, ठीक है। चलिए
अब देखो मोशन ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, चलिए देखो ये एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। इस वेज की हाइट है h और इसकी पूरी लेंथ है s, ठीक है। अब ये m मास का ब्लॉक यहाँ पर रखा है, तो नीचे एक mg लगेगा। mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा mg कोस थीटा, एक होगा mg साइन थीटा, ठीक है। और ये वेज का एंगल है थीटा। अब ऊपर नॉर्मल लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मल किसके बराबर होगा? mg कोस थीटा के, ये आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मल बराबर होगा mg कोस थीटा के, और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक होगा g साइन थीटा, और h में और s में रिलेशन होगा h इज इक्वल टू s साइन थीटा। और अगर ब्लॉक यहाँ पर है तो उसको नीचे जाने में टाइम लगेगा √2s अपॉन g साइन थीटा, √2s अपॉन g साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब देखो, अगर आप s की जगह h अपॉन साइन थीटा रख दोगे तो ये कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आपने s को h अपॉन साइन थीटा से रिप्लेस कर दिया तो ये कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि टाइम कितना लगेगा, √2s अपॉन g साइन थीटा, ठीक है। और वेलोसिटी एट बॉटम कितनी होगी? √2g s साइन थीटा। अब आप इसको s साइन थीटा को h से भी रिप्लेस कर सकते हो, s साइन थीटा इज इक्वल टू h, तो वेलोसिटी ऑफ बॉटम हो जाएगी √2g s साइन थीटा या फिर √2g h, ठीक है। अब देखो, ये तो मोशन ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, लेकिन मान लो इस इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन भी होता तो कुछ यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया म्यू। तो अब जब ये नीचे को जाता तो यहाँ पर एक फोर्स भी लगता, फ्रिक्शन फोर्स, तो सिनेरियो बदल जाता, ठीक है। अब देखो, हो सकता है मतलब जब फ्रिक्शन हो तो मैं उसके भी फॉर्मूले लिखवा दूँ आपको, लेकिन वो इतने, समझ रहे हो ना, इतने परेशान करेंगे ना आपको, मतलब आपके याद ही नहीं होंगे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फ्रिक्शन पूरा समझने का है, ये मैं ज़बरदस्ती फॉर्मूले बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मोशन ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन आपको फॉर्मूले याद कर लो, लेकिन जैसे ही बात आए मोशन ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन तो आप दिमाग से खेलना और एफबीडी वेबीडी बनाकर और नॉलेज के साथ फॉर्मूलों को निकालना, फिर सोल्व करना, ठीक है। बस यही समझाना था मुझको। चलिए अब देखो एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। अब देखो ये एक वेज है, वेज पे m मास का एक ब्लॉक रखा है, ठीक है। अब देखो इधर एक फोर्स लग रहा होगा mg साइन थीटा, इधर mg कोस थीटा, ये mg के कंपोनेंट है, ये आपको पता चल गया। एक नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है। अब देखो एंगल ऑफ रिपोज क्या है। मान लो एक पेन है, ये पेन अभी रखी, अब मैं अपना हैंड थोड़ा सा टिल्टेड कर दूं तो देखो ये चलने लगेगी, ये देखो चलने लगी, ठीक है। तो बस वही बात है, ये एक वेज है, वेज का वो एंगल जहां पर ब्लॉक जस्ट अबाउट टू मूव हो, मतलब जहां पर फ्रिक्शन फोर्स, ये जो इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो mg साइन थीटा के जस्ट बराबर हो। अगर आपने थोड़े से भी mg साइन थीटा को या इस वाले एंगल को बढ़ाया तो ब्लॉक नीचे आ जाएगा, उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, और एंगल ऑफ रिपोज को हम डिनोट करते हैं अल्फा से, ठीक है। और एंगल ऑफ रिपोज की भी वैल्यू म्यू एस होती है, tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस, ठीक है। चलिए अब देखो एक वेज है, एंगल थीटा है, इसकी लेंथ एस है। अब ये स्मूथ प्लेन है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इसको ऊपर से नीचे आने में लगा टाइम t, और एक वही सेम इंक्लाइन प्लेन है लेकिन वो रफ है, मतलब फ्रिक्शन मौजूद है, वही एंगल है थीटा और वही लेंथ है एस, ठीक है। तो सेम इंक्लाइन प्लेन है, तो इसको ऊपर से नीचे आने में लगा टाइम nt, ठीक है। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी होगा म्यू, क्योंकि रफ प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको आने में लगा टाइम t, यहाँ से यहाँ तक इसको नीचे आने में लगा टाइम nt, ठीक है। तो एक फॉर्मूला रटना है जो आप रट लो, ठीक है। फॉर्मूला निकला है जो आप रट लो, वो है म्यू इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू tan थीटा, ठीक है। कितना है? म्यू इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू tan थीटा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।